बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और आज हम एपिडेमियोलॉजी का सेकंड यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्कस हेल्थ, डिजीज़ एंड वेलबींग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काजेशन एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ हेल्थ इंडिकेटर्स। ये आज के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस लेक्चर में। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें पहला जो है वो हेल्थ है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ की जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन सब स्टूडेंट्स को याद भी होती है, वो डेफिनेशन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, वो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। दैट इज डिफाइंड बाय WHO इन 1948। तो इसमें ये है कि बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है, जिसमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, इलनेस पे, या इंटरेक्शन होता है इन उन फैक्टर्स का। 3 मेजर फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और वो उनका इंटरेक्शन होता है आपस में हमें हेल्दी रखने के लिए। डिजीज़ का ना होना या डिजीज़ का एब्सेंट होना या कोई डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी का ना होना हेल्थ नहीं होता। कभी कभी कोई डिजीज़ नहीं भी होती है, फिर जो है ना, फिर भी हम हेल्दी नहीं होते। इसी तरीके से कि हेल्थ की या हेल्थ क्या है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वेलनेस की अगर हम बात करें कि तो वेलनेस और इलनेस क्या होती है, वेलनेस क्या है, डिजीज़ क्या है, हेल्थ में डिफरेंस क्या है। वेलनेस एक ऐसी स्टेटस है जिसे हम फील करते हैं या परसीव करते हैं कि वी आर हेल्दी। डिजीज़ के होने के बावजूद भी जो है हेल्थी हो सकते हैं। किसी कोई पेशेंट, इनको डायबिटीज़ है मगर ही कैन बी हेल्दी, ही कैन बी इन द स्टेट ऑफ वेल बीइंग और इन वेलनेस, क्योंकि ही इज फीलिंग वेल। So wellness is the level of well-being. A person perceive of being healthy is called wellness. अगर बंदा परसीव कर रहा है और ये फील कर रहा है कि वो हेल्दी है और नॉर्मल जो उनके रूटीन वर्क है वो खुद काम कर रहा है, सब चीज़ें खुद कर रहा है, तो उसको हम हेल्दी जो है वो कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, हेल्दी और प्रॉस्पियस इज कॉल्ड वेलनेस। Wellness is complete interaction of body, mind, and spirit. Realization that everything we do, think, feel, and believe has an effect on our well-being. जो भी हम सोचते हैं, करते हैं या फील करते हैं या बिलीव करते हैं, वो डायरेक्ट अफेक्ट होता है हमारी वेलबींग पे। तो वेलबींग के कंपोनेंट हैं 7 कंपोनेंट, जिसमें इन्वायरमेंटल, सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल, देन इंटेलेक्चुअल है, और एक और कंपोनेंट है स्पिरिचुअल, फिजिकल कंपोनेंट, इमोशनल एंड सोशल। हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अभी। 7 कंपोनेंट ऑफ वेलबींग। इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट कहता है कि ability to promote health measures that improve the standard of living and quality of life। ऐसे हेल्थ मेजर्स करें जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो किसी भी कम्युनिटी की। वो हमारे इन दिस इंक्लूड इन्फ्लुएंसेस सच एज फूड, वाटर एंड एयर, इसमें शामिल होती हैं। तो हमारे फूड एंड वाटर जो है ना एंड एयर क्लीन है, तो हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ बेहतर होगी। इसी तरीके से एक और कंपोनेंट होता है हमारी वेलबींग का, सोशल है। हम लोगों के साथ कैसे सक्सेसफुल इंटरेक्शन करते हैं, और जो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट है और जो हमारे इन इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं या सोशल लाइफ का पार्ट होते हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं और उनके साथ कैसे हम जो है वो रेस्पेक्ट से डेवलप करते हैं, या टॉलरेंस क्या है, एक दूसरे को कितना टॉलरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या बिलीफ है तो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। दैट इज द सोशल कंपोनेंट ऑफ वेलबींग। किसी भी मज़हब से, किसी भी रिलीजन, किसी भी कॉज से है,
किसी भी एरिया से अगर हम हेल्दी जो है उनके साथ इंटरेक्शन है, उनके साथ हम जो है वो रेस्पेक्ट के साथ हम मिलते हैं, तो दैट इज द सोशल कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग। अगर हम प्रेजुडाइज हैं, हसद है, या इस तरीके से अगर हम कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं दूसरे किसी भी रिलीजन के बेसिस पे और एरिया के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे, तो दैट दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ सोशल कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग। तो फिर वो सोशली वेल बीइंग में नहीं होगा अगर वो जैसे। तो जो भी ओपिनियन या बिलीफ अलग अलग है, मगर हमारा इंटरेक्शन उनके साथ बेहतर है और हमारा सोशल इंटरेक्शन उनके साथ है या टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट एक दूसरे की कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सोशल कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग इज इमोशनल, कि हम हमारा जो डेली के रूटीन जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं। द पर्सन's एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली। इमोशनल वेलबींग क्या होगी, जिसमें किसी भी पर्सन की एबिलिटी हुई कि एक्सेप्ट करे, रिकॉग्नाइज करे, एक्सेप्ट करे और एक्सप्रेस करे फीलिंग्स को, और जो लिमिट्स हैं उसको एक्सेप्ट करे, अपनी क्या लिमिट्स हैं उनकी उसको एक्सेप्ट करे। मतलब ये है कि इमोशनल वेलबींग यही होगी कि जो डेली रूटीन में इमोशंस होते हैं या स्ट्रेस होता है उसको कैसे जो है ना वो हम एक्सप्रेस करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और उनको जो है ना एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, या हमारे इमोशंस होते हैं या अपनी लिमिट को सम एक्सेप्ट करने को इमोशनल वेलबींग कहते हैं। इमोशनल कंपोनेंट है ये। एंड फोर्थ कंपोनेंट ऑफ वेलबींग इज फिजिकल, द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क, अचीव फिटनेस, जैसे कि फिजिकली हम जो टास्क हम कर रहे होते हैं जिसमें पल्मोनरी फंक्शंस हैं, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, प्रॉपर बॉडी फेट है, ड्रग अब्यूज़ नहीं कर रहे, अल्कोहल अब्यूज़ नहीं कर रहे या तंबाकू यूज़ नहीं करते। ठीक है, इन चीज़ों से अवॉइड करें, ड्रग से, अल्कोहल से, टंबाकू यूज़ से अवॉइड कर रहे हैं, और पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स हो, हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, और स्लीप अपनी पूरी रनिंग करते हैं। तो ये जो है ना, दैट इज द पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट्स, और ये फिजिकल कंपोनेंट है सोशल वेलबींग का। अनदर कंपोनेंट ऑफ वेलबींग इज स्पिरिचुअल, जिसमें स्पिरिचुअल बिलीफ किसी का कि किसी भी पावर में, गॉड है उसमें जो है ना, उनकी या रिलीजियस पावर है, साइंस है, या नेचर है, या हायर पावर जैसे अल्लाह तबारक व तआला है, उसकी पावर में हम यकीन रखते हैं, दैट इज द स्पिरिचुअल बिलीफ। यही जो बिलीफ होता है जो एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से मिला के रखता है, और उसका उससे पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, द व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। अब लोगों की क्या मोरल्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज या एथिक्स का जो है शामिल है इसमें। और एक और कंपोनेंट है वेलबींग का, इंटेलेक्चुअल, जिसमें ये होता है कि एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर पर्सनल, फैमिली एंड करियर डेवलपमेंट। हम कुछ चीज़ सीखने की एबिलिटी को, कि इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, या करियर ग्रोथ के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए हम इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे लर्न कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्चुअल वेलनेस में बंदा कोशिश करता है करियर ग्रोथ या पर्सनल ग्रो इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कंटिन्यू कोशिश कर रहा होता है, और लर्न करता है कि भाई न्यू चैलेंजेस हैं, न्यू इन्वायरमेंट में, न्यू चैलेंजेस में कैसे इफेक्टिवली उसको जो है वो डील कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वेल-बीइंग कंपोनेंट। लास्ट कंपोनेंट ऑफ वेल-बीइंग इज ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट। ऑक्यूपेशन में क्या है कि वर्क और लाइफ, वर्क एंड पर्सनल होम जो टाइम है, लेजियर टाइम है, उसको कैसे हम बैलेंस रख रहे हैं।
कैसे पर्सन बिलीव करता है अपनी एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एंड होम इन्फ्लुएंस से पर्सनल सेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप विद अदर, या दूसरे लोग वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के उन लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितनी है अपने काम से जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, वर्क और होम के जो है वो जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो दैट इज का ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट ऑफ वेलबींग। डिजीज, डिजीज का अगर हम बात करें कि व्हाट इज डिजीज, तो डिजीज इज डिसईज, अल्ट्रेशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी काम कर रही होती है उससे अगर नॉर्मल फंक्शन में कोई चेंजेस आए तो उसको हम डिजीज कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है कि अल्ट्रेशन इन बॉडी फंक्शंस, डिसईज रिजल्टिंग इन reducing the capacities or shortening of the normal lifespan. जो traditionally intervention by primary care provider has goal of eliminating or ameliorating disease process। ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ स्पेन में अगर डिजीज किसी हो जाती है वो रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर ये नर्स का काम होता है कि जो लाइफ स्पेन है उसको इंक्रीज करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना मेन गोल होता है हमारा। या किसी को डिजीज हो गई है तो उसको जल्दी उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि जो ईयर ऑफ लाइफ है वो या लेंथ ऑफ लाइफ होती है वो इंक्रीज की जाए। मेन गोल हमारा ये होता है। प्रिमिटिव पीपल जो है वो पहले जो लोग थे वो ये सोचते थे कि डिजीज जो है ना वो खुदा ही किसी कोई ताकत है, स्पिरिट है, जिन भूत है या वैसे ही कोई फोर्सेस हैं उसकी वजह से डिजीज होती है। और बाद में ये बिलीफ चेंज हो गया और उस बिलीफ को रिप्लेस किया गया सिंगल काजेशन थ्योरी के जरिए कि कोई एक काज होता है, कोई भी डिजीज होगी उसका कोई काज होगा। पर आजकल इसमें थोड़ी और चेंजेस आई है। वो कहते हैं कि एक कोई एक डिजीज है उसका सिंगल कॉज के अलावा मल्टीपल कॉज भी हो सकते हैं। कोई भी डिजीज है उसके मल्टीपल कॉजेशंस भी हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर फॉर एग्जाम्पल डिजीज है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसके एक काज नहीं है, उसके मल्टीपल काज हो सकते हैं। ओबेसिटी एक काज हो सकता है, दूसरा काज कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है वो हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इसी तरीके से मल्टीपल काज से लीड टू अ डिजीज। उस हिसाब से फिर हम जो भी काजेज या रिस्क फैक्टर होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं ताकि डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाए, डिजीज का फिर रिस्पॉन्स बेहतर होगा। इलनेस, इलनेस वेलनेस के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें पर्सन जो है फिजिकली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल या डेवलपमेंटल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग, थॉट प्रोसेस डिमिनिश होता है या डिक्रीज हो जाता है। इलनेस में हम फील करते हैं, परसेप्शन करते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी, वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ हेल्थ। तो इलनेस में अगर किसी को डिजीज है और वो भी फील कर रहा है और नॉर्मल जो है डेली रूटीन के जो काम भी नहीं कर पा रहा है, जैसे फिजिकली वो काम नहीं कर रहा, इमोशनली वो डिस्ट्रेस में, इंटेलेक्चुअली वो कोई जो है हम जो कंपोनेंट पढ़ा था उसमें कि भाई लर्निंग नहीं हो रही उनकी, या जो है वो जो भी जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, नॉलेज को यूज़ नहीं कर पा रहा, सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो वो दैट इज कॉल्ड द इलनेस। इलनेस सिनोनिमस नहीं है डिजीज के, और कभी कभी डिजीज से रिलेटेड होता है, कभी डिजीज से रिलेटेड नहीं भी होता है। कोई इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल कुड हैव अ डिजीज एंड नॉट फील इल। जैसे मैंने मिसाल दी कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर वो अपनी डेली रूटीन खुद में जो है ना वो मेंटेन कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो उसको डिजीज़ है मगर वो इल नहीं है। इसी तरीके से मतलब अ पर्सन कैन फील इल, दैट इज फील अनकंफर्टेबल। कोई अगर इल फील कर रहा है तो अनकंफर्टेबल होगा। और येट हैव नो डिसर्निएबल डिजीज, उसको डिजीज नहीं है, कभी भी वो डिजीज नहीं डायग्नोस होती फिर भी कोई इल फील कर रहा होता है, तो स्टेट ऑफ diminished body function in which developmental functioning diminish हो जाते हैं,
स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल, फिजिकल, तो हम उसको इलनेस कहते हैं। इलनेस इज हाईली सब्जेक्टिव। वो सब्जेक्टिव होता है, पर्सन खुद बताता है, बोलता है कि ही इज इल। etiology etiology is cause of the disease. Causation of disease or condition is called etiology. A description of etiology of disease include identification of the all causative factors। कि डिजीज कोई हुई है उसके काजेजुअल फैक्टर्स कौन से थे उनको आइडेंटिफाई करना, एंड देन उसके मुताबिक उस पर्टिकुलर डिजीज पे हम वर्कआउट करते हैं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस किसी को हुई है तो उसके ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करवाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्यों हुई है। द ट्यूबरक्लोसिस बेसिलियस इज डिजिग्नेटेड एज अ बायोलॉजिकल एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एक बायोलॉजिकल एजेंट है या बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, तो वो ट्यूबरक्लोसिस करवा रहा है। However, other etiology factors such as age, nutritional status, even occupation are involved in the development of tuberculosis, influence the course of infection। देखिए इसके अलावा न्यूट्रिशन स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, या दूसरे फैक्टर से इम्यूनिटी वीक हो गई है, और या क्राउडेड एरिया में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की रेट ज़्यादा है, तो वो भी ट्यूबरक्लोसिस का काज हो सकता है। सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो एक है, मगर कुछ फैक्टर्स होते हैं और जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्राउडेड एरिया में इम्यूनिटी जो है अगर किसी की वीक हो जाती है, जैसे HIV के पेशेंट होते हैं या दूसरे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनमें इम्यूनिटी अगर लो हो जाए तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज, यंगर एज में या ओल्डर एज में ज़्यादा चांसेस होता है। इस तरह से बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, उसकी वजह से भी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इवन कुछ ऐसे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका ऑक्यूपेशन है कि वो हॉस्पिटल रहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। बहुत सी ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक काज से हमें मालूम नहीं होता कि भाई उसका काज कहते हैं, जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। नर्सेस को एज अ होलिस्टिक केयर देनी होती है, पेशेंट को एज अ होलिस्टिक हमने लेना होता है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एज अ होलिस्टिक हमने पेशेंट को लेना होता है क्लिनिकल साइड पे। तो वो एक सिंगल काज नहीं, हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे मल्टीपल काजेशन थ्योरी के, हेल्थ प्रॉब्लम कोई भी होता है उसका मल्टीपल काजेशन के हिसाब से हम उसको डील कर रहे होते हैं कि एक काज नहीं होता, डिफरेंट काजेज हो सकते हैं एक किसी भी प्रॉब्लम के। अच्छा, इलनेस में अगर हम फर्दर बात करें तो इलनेस की दो मेजर टाइप्स हैं, एक अक्यूट इलनेस है, दूसरा क्रोनिक इलनेस। अक्यूट इलनेस अगर से जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी और क्रोनिक लॉन्ग टर्म होती है। अक्यूट इलनेस जो है एब्रप्टली होती है, अचानक हो जाएगी और ख़त्म भी या सबसाइड भी बिल्कुल जल्दी हो जाती है, सबसाइड क्विकली एंड डिपेंड ऑन द काज और मे नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कभी-कभी आप जो अक्यूट इलनेस है ना उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, कि कभी-कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं भी होती। जैसे किसी को हेडेक हो गया, फ्लू हो जाता है, ठीक है, या कभी कोई किसी को कोई पेन हो जाता है, तो कभी इंटरवेंशन देते हैं, कभी इंटरवेंशन नहीं देते, फिर भी ठीक हो जाएगा। तो इलनेस में जो है अक्यूट इलनेस शॉर्ट टर्म है, अचानक होगा और जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ अक्यूट इलनेसेस सीरियस भी होती हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस है, उसमें जल्दी सर्जिकल इंटरवेंशन हमें करनी है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी। Many acute illness such as cold subside without medical intervention, with the help of over the counter medications से हम देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। या फीवर हो, कभी कभी वो किसी को हो जाता है अचानक acute illness में, तो उसमें भी जो है ना मेडिकेशन से खुद पेशेंट लेते हैं, और OTC मेडिकेशन और ओवर द काउंटर मेडिकेशन, तो वो उसमें भी ठीक हो जाते हैं वो, तो वो स्टेट ऑफ वेल बीइंग में दोबारा आ जाते हैं पेशेंट। क्रोनिक इलनेस ज़्यादा देर तक होती है, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए होती है, यूजुअली 6 मंथ या लार्जर टाइम होते हैं। जैसे क्रोनिक इलनेसेस में लंग कैंसर है, या जो है हम क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं वो,
यूजुअली हैव लोअर ऑनसेट होता है इनका, हैव पीरियड ऑफ रिमिशन से, ट्यूमर्स जो केसेस होते हैं अक्सर वो जो है वो क्रोनिक इलनेसेस में आते हैं। व्हेन द सिम्टम डिसअपियर, एक्सर्बेशन, व्हेन द सिम्टम से रीअपियर। रिमिशंस क्या होता है कि एक दफा डिजीज से खत्म हो जाए, दोबारा अगर किसी को डिजीज डेवलप हो रही है तो उसको कहते हैं रिमिशन। और एक्सर्बेशन क्या है कि सिम्टम्स दोबारा अपीयर हो, जो उसको कहते हैं एक्सर्बेशन। हेल्थ इलनेस की अगर हम बात करें तो न्यू डेफिनेशन क्या होगी हेल्थ इलनेस की? द न्यू डेफिनेशन कंसिडर हेल्थ इज अ डायनामिक स्टेट है। एक स्टेट नहीं है, डायनामिक है, चेंज होती रहती है। वेलबींग विद डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग एबिलिटीज। डिफरेंट लेवल होता है हमारी एबिलिटीज का, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग का डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटीज होती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो अ डायबिटीज पेशेंट नो डाउट हैज अ डिजीज। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको एक डिजीज है, बट देर आर मेनी टाइम्स when the client feel है well and can be called as healthy। डायबिटीज पेशेंट है, उसको डायबिटीज तो है, मगर पेशेंट बहुत सी दफा वो बिल्कुल आ, ठीक फील कर रहा होता है, वेल फील कर रहा है, तो उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। डिजीज है मगर उसको हम हेल्दी काउंट करते हैं क्योंकि ही इज फीलिंग वेल। अगर वो नॉर्मल रूटीन के काम कर रहा है, सब चीज़ें खुद जो है ना, उसकी घर की जिम्मेदारी, कहीं भी जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो वो अपन जो है ना सारे खुद अपनी सब चीज़ें मेंटेन कर रहा है और वो फील कर रहा है वेल, तो हम उसको हेल्दी काउंट करते हैं डिजीज़ के होने के बावजूद भी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी को डिजीज़ है वो हेल्दी नहीं हो सकता, डिजीज़ होने के बावजूद भी हेल्दी हो सकते हैं। इलनेस रिस्पॉन्स टू डिजीज होता है, जिसमें सिकनेस इज द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ इलनेस। सिकनेस में क्या होता है, इंसान परसीव करता है कि मैं इल हूँ, तो उसको हम जो है वो इलनेस कहते हैं। दस, इट इज़ पॉसिबल दैट पर्सन हैव अ डिजीज, पर्सन किसी बंदे को डिजीज है जैसे डायबिटीज मलेरिया से, हैज हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे साइन सिम्टम्स आ गई कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है समटाइम्स उसको, बट स्टिल फील दैट ही इज नॉर्मल, सो दस डज नॉट फील सिक। तो अगर वो फील कर रहा है कि वो नॉर्मल है, मगर उसको जो है ना हम सिक फील नहीं कर रहा। इसी तरीके से हेल्थ एंड वेलबींग में डब्ल्यू ने डिफाइन किया जो हेल्थ को, जो हम शुरू की स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। और वेलबींग कंपोनेंट है हेल्थ का, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वेलबींग के, जिसमें फिजिकल हमने पढ़ा, मेंटल पढ़ा, सोशल पढ़ा। ठीक है, मेंटल वेलबींग में साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन होती है, फिजिकल वेलबींग में एब्सेंस होती है इलनेस की, डिजीज, डिजीज के पैटर्न ऑफ रिस्पांस टू बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सम फॉर्म ऑफ इन्वेजन। कोई भी इन्फेक्शियस हो गया, इन्वेजन हो गई किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की, या इंजरी हो गई है जिस उसकी वजह से, दैट काज अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से नॉर्मल फंक्शन। तो किसी भी फॉरेन बॉडी की सब्सटेंस की एंट्री हो गई या इंजरी हो जाती है, उसके नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसमें कोई चेंजेस आ जाए, an abnormal state in which the body not capable of responding to carry out normal required functions। एक ऐसी स्टेट है, एबनॉर्मल स्टेट है बॉडी की, जो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रही। जो नॉर्मल बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको कार्डिक फेल्यूर हो गया है, तो नॉर्मल जो फंक्शन होता है हमारे हार्ट का वो होता है कि ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। और हार्ट के फेल्यूर हो गए, कार्डियोमेगाली हो गई या हार्ट फेल्यूर हो गई है, तो नॉर्मल फंक्शन बॉडी नहीं कर रही, तो हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं उसको ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि द पेशेंट इज इन डिजीज। जो नॉर्मल फंक्शन थे ब्लड पहुंचाना पूरी बॉडी को, वो हार्ट फंक्शन नहीं कर रही, तो उसको हम कहते हैं कि डिजीज है पेशेंट को ये। इसी तरीके से किसी पेशेंट को हार्ट रीनल फेल्यूर हो गया है, तो रीनल फेल्यूर में नॉर्मल जो फंक्शन होता है, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन बनता है, और यूरिन जो है वो नहीं बन रहा है, तो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो इसीलिए हम उसको डिजीज कहते हैं कि रीनल फेल्यूर। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, बहुत बेसिक, हम थोड़ा इसमें फास्ट चलेंगे क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एफ में ये हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं।
तो इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए आगे चलेंगे हम। पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स आर सब्सटेंस। पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस जो हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस होते हैं या पैरासाइट होते हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, डिजीज करवाएं उसको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस कहते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हो सकते हैं, या नॉन लिविंग में केमिकल्स, रेडिएशंस वगैरह हो सकते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करवाएंगे। पैथोजेनेसिस क्या है? डिजीज डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ डिजीज इज पैथोजेनेसिस। एक जो प्रोसेस होता है डिजीज होने का, उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ डिजीज, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक क्या है? कि एजेंट जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, जो डिजीज काज कर रहा है, उसको हम पैथोजेनिक जेनिक कहते हैं। जिनमें एबिलिटी है कि वो डिजीज करवाए, उसको पैथोजेनिक कहते हैं। पैथोजेनेसिटी है तो पोटेंशियल एबिलिटी है या स्ट्रेंथ होती है पैथोजेनिक की। जैसे पैथोजेनिक वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, जो डिजीज प्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ या एबिलिटी को हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है या पैथोजेनिक सब्सटेंस है, उनकी पोटेंशियल एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ काजिंग डिसीज को हम पैथोजेनेसिटी कहेंगे। इन्फेक्टिव डिजीज होती हैं, कुछ नॉन इन्फेक्टिव डिजीज होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं इन्फेक्टिव डिजीज को। तो इन्फेक्टिव डिजीज आर दोज इन विच पैथोजन और एजेंट हैज कैपेबिलिटी टू इंटर, सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट। इन्फेक्टिव डिजीज वो होती हैं जिसमें कोई भी पैथोजन जो डिजीज काजिंग एजेंट होता है, वो बॉडी के अंदर इंटर होगा, सरवाइव करेगा वहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करेगा उस होस्ट के अंदर, तो उसको कहते हैं इन्फेक्टिव डिजीजेज। वायरुलेंस क्या है? कि मोस्ट कॉमन टर्म्स, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वायरुलेंस इज द एक्सटेंट या द एबिलिटी ऑफ पैथोजेनेसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि जो जितना खतरनाक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी वायरुलेंस इतनी ज़्यादा होती है। तो कितना खतरनाक है कि वो डिजीज कितनी स्ट्रेंथ में, कितनी तेजी से वो डिजीज फैला सकता है, ये डिजीज काज करवा सकता है, कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वो उस या किसी तेजी से जो ना इंटर होके मल्टीप्लाई साइंस एंड ज़ाहिर होंगे, तो स्ट्रेंथ थे उस ऑर्गेनिज्म की, वायरुलेंस हम कहते हैं। एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू ग्रो, पैथोजन की एबिलिटी कि वो ग्रो कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ऑल फैक्टर्स इनटू वायरुलेंस। कैपेसिटी या कैपेबिलिटी and strength of disease to produce severe and fatal cause cases of illness। डिजीज कितना फेटल हो रही है, कितनी खतरनाक हो रही है डिजीज, कितनी फेटल हो रही है, कितनी सीवियर डिजीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं वायरुलेंस। इन्वेसिवनेस कि भाई इन्वेजन करना, एबिलिटी टू गेट इन अ सस्पेक्टेबल होस्ट एंड कॉज अ डिजीज विद इन द होस्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी की किसी ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सस्पेक्टेबल होस्ट, जिसको हम कहते हैं कि उसमें इंटर हुआ और डिजीज काज करवाने के लिए किसी होस्ट में इंटर हो रहा है, तो उनकी एबिलिटी को हम इन्वेसिवनेस कहते हैं। कैपेसिटी किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की टू इंटर इनटू एंड ग्रो इन आर अपॉन टिश्यू ऑफ होस्ट के अंदर जो एंटर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको हम उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को, कि वो किसी भी होस्ट में इंटर हो रहा है कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजन, उसको हम इन्वेसिवनेस कहते हैं। फिर टॉक्सिन्स की बात अगर हम कर रहे हैं, टॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजन्स होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं ये, दैट इज स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिक, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनकी जो है वो प्रोडक्ट होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है जो दैट इज हार्मफुल फॉर अस एंड इज यूजुअली वेरी अनस्टेबल, नोटेबल टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं ये, एसिडिक होते हैं, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू टिश्यू, जब टिश्यू के अंदर आ जाएं तो ये खतरनाक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक एक सब्सटेंस है, सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस होगा ये,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बनाया जाता है भी, एंड उसको वो डाइल्यूट एंड एबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन टू इनहिबिट, और उसके दो काम होते हैं। एक तो वो करता है बैक्टीरियोस्टेटिक का रोल अदा करता है, दूसरा बैक्टीरियोसाइडल का करता है। एंटीबायोटिक एक सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को या तो किल करने के लिए यूज करते हैं हम, या हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। तो दो टाइप्स की एंटीबायोटिक हैं, एक बैक्टीरियोसाइडल होती हैं और दूसरी बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, रोकना, और बैक्टीरियोसाइडल उनको किल करना या मारना। बैक्टीरिया होगा उनको, माइक्रोबैक्टीरिया उनको किल करते हैं, बैक्टीरियोसाइड। अब हम आते हैं इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस पे। तो इंसिडेंस से नंबर ऑफ न्यू केसेस, किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई न्यू केसेस हो रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, अगर न्यू केसेस हो रहे हैं, न्यू डिजीज हो रही है, न्यू, तो उनको हम कहते हैं इंसिडेंस। प्रीवलेंस क्या है? किसी भी पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ केसेस एट गिवन टाइम इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, नंबर ऑफ पीपल्स इन अ पॉपुलेशन हु हैव सर्टेन डिजीज एट अ गिवन टाइम। जो पुराने केसेस थे या न्यू केसेस है, कितने लोगों को कोई डिजीज है, उसको हम प्रीवलेंस कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई एक नई डिजीज के कितने केसेस आए, उसको हम कहते हैं इंसिडेंस। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस आज के लेक्चर का, इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्फेक्शन को रोकना चाहते हैं तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल को समझना ज़रूरी है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक है ट्रायंगल से मुराद थ्री है। तो होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट। होस्ट एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है जिसमें इन्फेक्शन हो। एजेंट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम एजेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट जहाँ पे ये एजेंट ग्रोथ करता है, फिजिकल सोशल फैक्टर्स में इन्वॉल्व है जो उनको फैसिलिटेट करते हैं या रोकते हैं डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, उसको इन्वायरमेंट हम कहते हैं। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इसके, होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड या ट्रायंगल में जैसे कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है, एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस हो सकते हैं। इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ग्रोथ कर रहा है, ये जो है ना वो इन्वायरमेंट होगा। उसके अलावा होस्ट ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। कोई कोई भी जिनको डिजीज हो रही है उसको हम होस्ट कहते हैं। Outbreak of population often involves the several factors in these, say many people subject avenues, transmission organism can be involved in spread of disease। ठीक है, होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट तीनों का होना जरूरी है डिजीज होने के लिए। डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होगा तो डिजीज हो रही है, होस्ट जिसको इन्फेक्शन हो रहा है तो ये डिजीज हो रही है तो होस्ट होगा। इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ग्रोथ कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं तभी जो है ना डिजीज में, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल या ट्राइएड को समझना ज़रूरी है अगर हम डिजीज़ को समझना चाहते हैं, डिजीज़ कैसे फैलती है, उसको कैसे रोकना चाहिए। तो ये ट्रायंगल एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बनाया था टू एक्सप्लेन द मल्टी फेसिटेड फिनोमेना ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है उनको समझने के लिए ट्रायंगल बनाया गया है। Many diseases rely on agent or single factor for infectious disease to occur। बहुत सी डिजीज होती हैं जो सिंगल एजेंट होता है या सिंगल फैक्टर होता है इन्फेक्शियस डिजीज होने के लिए। जो एक कोई एजेंट होगा, एजेंट के बगैर नहीं होती थी, बहुत सी डिजीज हैं। Epidemiologists use as a ecological view to assess the interaction of various element and factor in the environment and disease related। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा था कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं उनको असेस करना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होता है उन फैक्टर्स का, उन एलिमेंट का इन्वायरमेंट में जो डिजीज़ से जिसकी वजह से हो रही होती है। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होने में, इन्फेक्शन होने में इन्वायरमेंट का रोल है। तो उन्होंने इस चीज़ का बड़ा फोकस किया था कि इन्वायरमेंट को ज़रूरी समझना चाहिए। When more than single cause must be present for a disease to occur, this is called multiple causation। जब एक से ज़्यादा काज हो किसी डिजीज़ का, एक से ज़्यादा काजेज मौजूद हों किसी की डिजीज़ होने में, तो उसको मल्टीपल काजेशन कहा जाता है।
अगर एक काज हो तो सिंगल काजेशन, और अगर एक से ज़्यादा काजेज होते हैं तो मल्टीपल काजेशन कहा जाता है। तो इंटररिलेटेडनेस होती है चार फैक्टर्स की। जो तो चौथा कंपोनेंट अभी आया है वो दैट इज द टाइम फ्रेम, टाइम। फोर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, जिसमें रोल ऑफ होस्ट होता है, होस्ट है जिसमें एजेंट है, इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस है, एंड फोर्थ वन इज द टाइम। Epidemiological triangle is used to analyze the role and interaction of the each of four factor of epidemiology. Infectious disease that is influence relatively, reactively and affect each other factor has on other three. एक फैक्टर दूसरे जो चार तीन फैक्टर्स होते हैं उस पर जो है ना इंटरेक्शन होता है उनका एक दूसरे पे, रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है कोई भी डिजीज़ होने में। तो एजेंट है ये जो ये एजेंट इज द काज ऑफ डिजीज। एजेंट क्या कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, पैरासाइट, फंगस या मोल्ड हो सकते हैं। केमिकल्स भी हो सकते हैं जिसमें सॉल्वेंट है कोई भी केमिकल, रेडिएशंस भी हो सकता है एजेंट, एंड हीट भी हो सकता है, एंड नेचुरल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं जैसे स्नेक है या स्पाइडर जो जहर होता है जब विनम जिसको कहते हैं। तो ये एक का जो है ना वो एजेंट हो सकते हैं डिसीज के। और होस्ट एनिमल हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है जिसमें डिजीज़ होती है, या डिजीज़ से उसमें या वहाँ उसमें कैरियर हो सकते हैं, या ह्यूमन या एनिमल्स इनहिबिट करती हैं डिजीज़ को। ऑफर्स सब्सटेंस लोडिंग फॉर द पैथोजन डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे लेवल ऑफ इम्यूनिटी, जेनेटिक मेकअप एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। जो है ना ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि भाई किसी को डिजीज जल्दी होती है, किसी को डिजीज नहीं होती, या किसी को डिजीज लेट होगी। तो लेवल ऑफ इम्यूनिटी भी, जेनेटिक मेकअप, स्टेट ऑफ हेल्थ, ओवरऑल फिटनेस विद इन द होस्ट कैन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म कैन हैव अपॉन इट। तो ये जो चीज़ें, इम्यूनिटी लेवल हमारा, जेनेटिक मेकअप है या स्टेट ऑफ हेल्थ है, ओवरऑल हमारी फिटनेस है, ये सारे फैक्टर्स से जो है ना वो एक अफेक्ट करते हैं कि कोई किसी को डिजीज़ होगी या नहीं होगी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में फर्दर हम बात करें तो इन्वायरमेंट, फेवरेबल सराउंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी को इन्फेक्शन को स्प्रेड आउट होने में। कंडीशन एक्सटर्नल टू ह्यूमन एंड एनिमल दैट काज अलाउ द डिजीज एंड अलाउ डिजीज ट्रांसमिशन। फेवरेबल इन्वायरमेंट ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन इंक्लूड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है जिसमें, इसके अलावा जो है ना वो सोशल फैक्टर, कल्चरल, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की भी हम बात करते हैं इसमें। टाइम अकाउंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड के इन्वेजन से लेकर सेंटम जाहिर होने तक जो टाइम पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ होस्ट, कितनी देर तक वो जिंदा रहता है जो डिजीज काजिंग एजेंट होता है और पैथोजन। एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इलनेस, कितनी देर तक वो डिजीज की इलनेस या कहीं रही है। तो मिशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या है कि ब्रेक करना कोई भी इन थ्री जो है वो ट्रायंगल जिसकी हम बात करते हैं, जो है फोर्थ वन इज द टाइम फ्रेम। तो इसमें से किसी एक को का ब्रेकआउट करना, इन्वायरमेंट का ये करना यहाँ पे जो ग्रोथ कर रहा है माइक्रोऑर्गेनिज्म, या होस्ट को करना, या जो है ना वो एजेंट को। इन तीनों ट्रायंगल में से किसी एक के जो है ना ब्रेकआउट करते हैं, हम डिस्टर्ब करते हैं कनेक्शन इन तीनों का। इन्वायरमेंट, होस्ट एंड एजेंट में इन तीन की जो कनेक्शन है, इन तीनों कनेक्शन के कनेक्शन में से किसी एक का जो है ना एक को हम का जो है ना साइडलाइन कर देंगे, एक साइड कर देंगे। तो तीनों अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट होगा, या स्टॉप करते हैं कि कंटिन्यू आउटब्रेक नहीं होगा। आउटब्रेक से बचाने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स का जो काम होता है डिजीज़ को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है डिजीज़ को। उनके जो भी ये ट्रायंगल है उनके एक किसी भी एक वेरिकल से या उसकी जो है एक लेग को ब्रेकआउट करते हैं। इंटरवेंशन कैन पार्शली रियलाइज दीज गोल्स एंड स्टॉप एपिडेमिक, डिजीज को हम इससे स्टॉप कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट कैन बी स्टॉप एपिडेमिक डिजीज, कोई भी डिजीज अगर बहुत तेजी से फैल रही है तो वो हम स्टॉप कर सकते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल इज इंटरफेयर। वो कोई भी इसमें तीनों जो है कंपोनेंट होते हैं उसमें से एक को हम अल्टर कर रहे हैं, इंटरफेयर करते हैं, या चेंज करते हैं, या रिमूव कर देते हैं कि तो फिर ये डिजीज का आउटब्रेक कम हो जाता है, डिजीज का जो इन्फेक्शस रेट है वो कम हो जाएगा। डिजीज ट्रांसमिशन कैसे होती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वे हैं ट्रांसमिशन करने के। तो एक जो डिजीज ट्रांसमिट होती है वो फोमिट्स के जरिए होती है। फोमिट्स क्या है?
फोमेट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो डिजीज एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है, उसको फोमेट्स कहा जाता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो डिजीज ट्रांसमिट करवाते हैं, जिसमें पेंसिल हो जाती है, पेन है, डोर का जो नॉब है वो, इन्फेक्टेड ब्लैंकेट है, स्टेथोस्कोप है, और पेन है, हमारा मोबाइल फ़ोन भी उसमें हो सकता है, ठीक है, वॉच भी हो सकती है। इसी तरीके से बुक जो है बोर्ड में लेकर जाते हैं तो वो भी एक कंपोनेंट हो सकता है। तो ये जो ना फॉर्मेट्स नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं, जो उनसे उनके ज़रिए डिजीज़ फैल रही होती है, वो इन्फेक्शन वो उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को हमने टच किया और पेशेंट का कोई भी काम कर लिया हमने, पेशेंट इन्फेक्टेड था, उसके बाद हैंड वॉशिंग नहीं की, हमने अपना मोबाइल यूज़ कर लिया और मोबाइल जेब में रखा, फिर हम चले गए ब्रेक पे जाके उन्हीं हाथों से वहीं पे किसी की कॉल आ गई, हमने मोबाइल यूज़ किया और कॉल अटेंड करके दोबारा हमने कोई खाना, समोसा या जो ना बिस्किट खाना शुरू कर दिया, तो वो इन्फेक्टेड मोबाइल था, उसमें जर्म्स थे और वो फिर हमारी बॉडी में अंदर चले गए, तो उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से फोमेट्स से नॉन लिविंग कंपाउंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम फोमेट्स कहते हैं, जो इन्फेक्शन जैसे फैल स्प्रेड आउट होता है। वेक्टर जो होता है वो नॉन ह्यूमन कैरियर ऑफ डिजीज, एनी नॉन ह्यूमन कैरियर ऑफ डिजीज। वेक्टर से जैसे मच्छर खास करके जो है ना नॉन ह्यूमन कैरियर होते हैं, जो जैसे डेंगी के लिए, डेंगी वायरस के लिए एक मच्छर होता है, वो डेंगू वायरस को कैरी आउट करता है, फिर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इन्फेक्शन करवाता है। मलेरिया के लिए भी एक मच्छर होगा, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम में उस जो है वो मच्छर के ज़रिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन करवाता है, उस मॉस्किटो के ज़रिए जाए। तो वेक्टर इज एनी नॉन ह्यूमन living but non-human carrier of disease that transport and serve the process of disease transmission जो करवा रहा है, जिसमें इंसेक्ट्स हैं, फ्लाई है, फ्ली है, मॉस्किटो है, रोडेंट होते हैं या डियर है, ये सारे कम जो ना वेक्टर्स में इंक्लूडेड हैं। रिजर्वायर जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं, रिजर्वायर ह्यूमन भी हो सकता है, रिजर्वायर वाटर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, रिजर्वायर एनिमल भी हो सकता है, रिजर्वायर प्लांट्स भी हैं, सॉइल भी है, मट्टी, इनएनिमेट ऑर्गेनिक मैटर जैसे फेसिस है, फूड है, वो हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं। ये सारे रिजर्वायर हैं जहाँ पे माइक्रोनिज्म ग्रोथ करें, इन विच इन्फेक्शंस लिव एंड मल्टीप्लाई हो। रिजर्वायर वो हर जगह इन्वायरमेंट जहाँ पे माइक्रोनिज्म रहता है और मल्टीप्लाई करता है, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। ह्यूमन ऑफन सर्व विद द रिजर्वायर एंड होस्ट, ह्यूमन जो रिजर्वायर भी हो सकता है, होस्ट भी हो सकता है। जूनोइस जो है ना वो है कि एनिमल ट्रांसमिशन अ डिजीज टू अ ह्यूमन, एनिमल से कोई डिजीज अगर ह्यूमन को ट्रांसमिट हो रही है तो वो जूनिस डिजीज होती है, वो जूनेस में हम इसको काउंट करते हैं, अगर एनिमल से कोई डिजीज ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रही है। कैरियर, अब हम बात करते हैं कैरियर क्या है। कैरियर और उसके हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। वन दैट स्प्रेड और हार्बर इन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। कैरियर वो होता है कि जब जैसे सम कैरियर में बी इन्फेक्टेड नॉट सिक। कैरियर वो होते हैं जो, कुछ कैरियर होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं मगर उनको कोई साइन सिम्टम्स नहीं होती, वो सिक नहीं होते, जैसे टाइफाइड मेरी। अब टाइफाइड मेरी की अगर हम बात करें तो टाइफाइड स्टार्ट कैसे हुआ, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड ये है कि टाइफाइड मेरी किसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और उस रेस्टोरेंट में वो कुछ लोगों की डेथ हो गई। जब जो भी खाना खाने आते थे उनका जो है ना उनको फीवर हो जाता था और उनको बाद में जो है ना वो फीवर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा था और उसकी वजह से लोग, कुछ लोग उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी जो है यूनाइटेड स्टेट में थी और वो हेल्दी कैरियर थी टाइफाइड की, और वो एक कुक का काम करती थी जिसमें 47% से इन्फेक्टेड हो गए थे और उसमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो मेरी जो है टाइफाइड मेरी के नाम से मशहूर है, मेरी मेलन टाइफाइड मेरी के नाम से मशहूर है। तो इसको जो है ना कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल हेल्दी हेल्दी थी क्योंकि ये कुक का काम करती थी। ये इनके जिस जो हाथ थे वो इन्फेक्टेड थे और उससे उससे ही सारा जो है ना खाना पीना पका रही थी, जो भी काम कर रही थी, बाकी लोग उनका पका हुआ खाना खा रहे थे।
तो वो लोग दूसरे इन्फेक्टेड हो रहे थे मगर खुद कैरियर थी, खुद खुद जो ना हेल्दी थी और उसको वो सिक नहीं थी। ठीक है, वो सिक नहीं थी, वो बिल्कुल हेल्दी फील कर रही थी मगर शी वाज कैरियर। तो उसकी वजह से बहुत से लोग, कुछ लोगों की डेथ हो गई, 47 लोग जो है ना वो इन्फेक्टेड हुए थे। अच्छा, अब करियर की बात करें तो टाइप्स ऑफ करियर में हम बात करते हैं। एक होता है एक्टिव करियर, दूसरा है कन्वल्सिव करियर, थर्ड वन इज द हेल्दी करियर। एक्टिव करियर is an individual exposed to and harbor a disease causing organism may have recovered from the disease। एक्टिव कैरियर है, उस इन्फेक्शियस डिजीज से एक्सपोज हुआ है वो, उसके अंदर डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एजेंट पैथोजन मौजूद है, पर हो सकता है कि वो डिजीज से रिकवर हो गई है तो उसको हम एक्टिव कैरियर कहते हैं। इन्फेक्शस हुआ है, इन्फेक्शन एजेंट उसकी बॉडी में है, हो सकता है कि वो डिजीज से रिकवर हो गई है, अब उसको साइन सिम्टम्स नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव कैरियर। एक्स कन्वल्सेंट कैरियर वो होते हैं एक्सपोज टू एंड हार्बर डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजन एंड इट्स रिकवरी फेज ऑफ इलनेस बट स्टिल इन्फेक्शियस। तो कन्वल्सेंट कैरियर वो होते हैं जिसमें एक्सपोज भी हैं और माइक्रोनिज्म मौजूद है और रिकवरी फेज में, अभी वो रिकवर नहीं हुई। फर्स्ट वाले उसमें एक्टिव कैरियर में माइट भी वो रिकवर हो चुकी हैं और इसमें रिकवरी फेज में है, अभी इलनेस के फेज में है, वो रिकवरी फेज ऑफ इलनेस में है, स्टिल वो इन्फेक्शियस है, तो उसको हम कहते हैं कन्वल्सेंट कैरियर। हेल्थी कैरियर एक्सपोज टू एन हर्बर पैथोजन हैज नॉट शोन एनी सिम्टम्स। हेल्थी कैरियर वो होते हैं जो हम में से बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वो लोग जिनमें इन्फेक्शन डिजीज से वो इन्फेक्टेड हो गए, पैथोजन उनकी बॉडी में मौजूद है मगर अभी तक कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं हुई है। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत से केसेस पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि डिजीज है, जब मेडिकल होता है तब पता चलता है तो इनको तो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, तो दैट आर कॉल्ड हेल्दी कैरियर, उनको कोई साइन सिम्टम नहीं है। ऊपर वाले दोनों केसेस में अगर हम बात करें एक्टिव एंड कन्वल्सेंट कैरियर में, उनमें डिजीज हो चुकी है, एक्टिव कैरियर में डिजीज हो चुकी, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिजीज हुई है, तो हो सकता है वो रिकवर हो गया है। कन्वर्सेंट कैरियर में रिकवरी फेज में, और हेल्दी कैरियर में अभी तक कोई साइन सिम्टम्स ही नहीं है, हेल्दी कैरियर में कोई साइन सिम्टम्स ही नहीं हुई है। तो थ्री टाइप्स से जो होते हैं कैरियर के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दो टाइप्स की मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मेथड बाय व्हिच एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड या पास फ्रॉम वन होस्ट टू द नेक्स्ट और कैन एग्जिट द होस्ट टू इन्फेक्ट अनदर सस्पेक्ट। एक बंदे से इनको इन्फेक्ट करके दूसरे में जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन इमीडिएट ट्रांसफर पैथोजन और एजेंट, एक बंदे से डायरेक्ट दूसरे पे ट्रांसफर हो गया तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इमीडिएट ट्रांसफर हो पैथोजन का, एक हो होस्ट से या रिजर्वायर से सस्पेक्टेबल होस्ट से, रिजर्वायर से दूसरे सस्पेक्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट हो रहा है। कैन आकर थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट से अगर ट्रांसमिट हो रहा है, या डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करें, जैसे टच करें किसी में कंटामिनेटेड हैंड से, उसके ज़रिए हो गया है, या जो है ना बॉडी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड था वो किसी और को लगा, तो उसको ये दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है कि पैथोजन या होस्ट ट्रांसमिटेड और कैरिड बाय सम इंटरमीडिएट एटम्स ऑर्गेनिज्म, कोई इंटरमीडिएट, कोई बीच में कोई और ऑर्गेनिज्म था उसने कैरी आउट किया, जैसे वेक्टर भी हो सकता है, वॉमिट्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म मींस टू प्रोसेस सस्पेक्ट ग्लोथ डन इज वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग फेज में एयरबोर्न हो सकता है, वाटर बोर्न हो सकता है, वहीकल बोर्न भी हो सकता है, या वेक्टर बोर्न जो मच्छर मॉस्किटो या फ्लाइज के जरिए हो रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में एयरबोर्न डस्ट या ड्रॉप ब्लेड के जरिए होगा, ये एयर में ये ड्रॉप्स के जरिए जो है ना वो एयर में थोड़ी देर माइक्रोनिज्म रहता है, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म को सस्पेक्टेबल होस्ट को इन्फेक्ट करे तो उसको एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। स्नीजिंग, कफिंग के जरिए, टॉकिंग, ऑल इस स्प्रे माइक्रो इसमें स्प्रेड आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रॉपलेट इन द एयर। वाटर बोर्न भी हो सकता है, वाटर के जरिए इन्फेक्शन वो किसी को ट्रांसमिट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, जैसे स्विमिंग पूल में कोई इन्फेक्शन एजेंट था वो वहाँ पे कोई
किसी को वहाँ से कहीं इन्फेक्शन लगे तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। आल्सो स्ट्रीम और लेक्स में यूज इन द स्विमिंग, ये किलो कॉलरा जैसे होता है, निकलेरिया जो है वो और स्विमिंग पूल में पाया जाता है अक्सर। तो वो अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बाय वाटरबोर्न डिजीज। व्हीकल फॉर्मेट्स के जरिए नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन जो हमने बात करी उसके जरिए हो जाता है। व्हीकल बोन होते हैं, वेक्टर बोन जो लिविंग और नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट होते हैं उनके ज़रिए जो है ना वो ट्रांसमिट हो रहा है तो पैथोजेंस, जैसे वे फ्लाइज के ज़रिए, फ्ली या रेट के ज़रिए या मॉस्किटो ज़रिए ट्रांसमिट कोई हो रहा है तो दैट आर वाटर वेक्टर में। चेन ऑफ इन्फेक्शन है तो आगे हम बात करते हैं क्लोज एसोसिएशन होती है ट्रायंगल की एपिडेमियोलॉजी में चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो डिजीज ट्रांसमिशन ऑकर पैथोजेंस आर एजेंट लीव दी रिजर्वायर थ्रू। जिसके 5 कंपाउंड होते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन में। एक होता है कि होस्ट होगा, ठीक है, रिजर्वायर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एंड उनमें से इन कंपोनेंट को ब्रेक करना ज़रूरी है अगर हमने डिसीज़ को रोकना है तो। नो मैटर कोई भी जंग हो, 6 कंपोनेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनमें हम जो है ना उनको कहीं पे भी हम ब्रेकआउट कर लें चेन ऑफ इन्फेक्शन को, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम अगर कहीं पे ब्रेकआउट करते हैं तो इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो या पैथोजन होता है जो डिजीज काजिंग एजेंट होता है वो उसको रोकें, या रिजर्वायर जहाँ पे वो ग्रोथ करता है। ठीक है, रिजर्वायर वो होता है जो इन्वायरमेंट जहाँ पे माइक्रोनिज्म ग्रोथ करता है, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है या रहता है तो उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट रिजर्वायर से वो है, रिजर्वायर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, रिजर्वायर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट वहां से निकलता है जहाँ पे रिजर्वायर से अगर वो एग्जिट हो रहा है तो उसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। मूड ऑफ ट्रांसमिशन फिर अगर वहां से निकला है तो फिर ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, मूड ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें आ जाता है कि वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है तो वो वेक्टर से हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है, या जो है वो वाटरबोर्न से हो रहा है तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कैसे ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, या एयरबोर्न से हो रहा है। पोर्टल ऑफ एंट्री, एंट्री कैसे हो रहा है, एंट्री फॉर एग्जांपल या तो ओरल से एंट्री हो रहा है या डायरेक्ट ब्लड में एंट्री हो रहा है, या जो है वो नेजल से एंट्री हो रहा है, या जो है स्किन के जरिए एंटर हो रहा है वुंड में, कैसे पोर्टल ऑफ एंट्री किया है मैकेनिज्म। सस्पेक्टेबल होस्ट ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि कैसे होस्ट के अंदर कैसे कौन है होस्ट, सस्पेक्टेबल होस्ट कौन है जिसको इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन उनके चांसेस होते हैं उसको हम सस्पेक्टेबल होस्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट वायरस बैक्टीरिया वगैरह ये चीज़ें हम बात कर चुके हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करवाते हैं उसको इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। और रिजर्वायर इन्वायरमेंट है जहाँ पे पैथोजन लिव करता है, मल्टीप्लाई करता है, ह्यूमन एनिमल प्लांट सोयल या एनी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस से वाटर सोयल फीसिस और फूड वाटर कुछ भी हो सकता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट जिसके जरिए एजेंट वो इन्फेक्शियस एजेंट वो एक जहाँ पे जो होस्ट है उसको छोड़ता है और वो वहाँ से लीव आउट करता है, एग्जिट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट, जिससे रेस्पिरेटरी के जरिए पोर्टल ये आउट हो सकता है। सिक्रीशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, वेजिनल सिक्रीशंस के जरिए पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा। सीमेन के जरिए हो सकता है, HIV एड्स है, हेप सी है, जैसे सिलाइवा है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं सीमेंस के जरिए ट्रांसमिट होती है। सिलाइवा है, लीजन्स हैं, एक्सीड्यूट होते हैं, ये ब्लड के जरिए भी हो सकता है या फीसिस भी हो सकते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट, जैसे टाइफाइड होता है फीसिस के जरिए, या पोलियो। मूड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, एक से दूसरे में कैसे फैल रहा है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वेक्टर है, व्हीकल या फोमिट से एयरबोर्न ड्रॉपलेट के जरिए हो रहा है। पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे जो है एक रिजर्वायर से वो इन्फेक्शियस एजेंट इंटर हो रहा है न्यू होस्ट में या सस्पेक्टेड होस्ट में कैसे इंटर हो रहा है उसको पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। वो रेस्पिरेटरी के जरिए हो सकता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, स्किन या परक्यूटनियस टिश्यूज से इंजेक्शंस के जरिए, इंजेक्शंस के जरिए या प्लेसेंटा के जरिए भी एंट्री हो सकती है माइक्रोनिज्म की। होस्ट सस्पेक्टेबिलिटी जिसको जो है ना वो प्रेजेंस ऑफ लेक व सफिशिएंट रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अवॉइड द प्रिवेंटिव मेजर्स अगर नहीं कर रहे या इम्यून वीक है, ये तो सस्पेक्टेबल होस्ट जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो उसको होस्ट सस्पेक्टेबिलिटी कहते हैं।
बायोलॉजिकल पर्सनल करेक्टरिस्टिक जैसे जेंडर है, एज भी इफेक्ट करती है इस पे, और इम्यून सिस्टम भी एक है, कि बिहेवियर है, एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिकल इलनेस ऑफ डिफेंस, सॉरी फिजियोलॉजिकल लाइंस ऑफ डिफेंस है, जिससे इम्यूनिटी है वो अफेक्ट कर रही होती है। इन चेन ऑफ ट्रांसमिशन या चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना है, कंट्रोल करना है, एजेंट को या नॉन ह्यूमन रिजर्वायर हो उनको इरेडिकेट करें या कंट्रोल करते हैं, ह्यूमन रिजर्वायर को क्वारंटाइन करते हैं ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, कंट्रोल करेंगे पोर्टल ऑफ एग्जिट या पोर्टल ऑफ एंट्री नहीं हो उनको कंट्रोल करें, ठीक है। या आइसोलेशन करेंगे सिक पर्सन को आइसोलेटेड, जैसे कोविड 19 आया था, कोविड 19 में कर रहे थे इस पर जो आइसोलेट कर रहे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे पर्सन को ताकि फैल नहीं। ये हम बैरियर्स यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें आप एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए N95 मास्क यूज़ करते हैं, इम्प्रूविंग करते हैं होस्ट की रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें हम, डाइट अच्छी हो उनसे और बैलेंस डाइट हो। डिजीज़ हैव रेंज ऑफ पैथोजेनिसिटी, ड्यूरेशन, सिवियरिटी होती है। तो 3 लेवल ऑफ डिजीज़ होते हैं। एक एक्यूट डिजीज़ होती है, शॉर्ट टर्म होती है और जल्दी ट्रीट हो जाती है, और जैसे फ्लू है, कोल्ड है, ठीक है। इस तरीके से सब एक्यूट फेज़ होता है जिसमें इन इंटरमीडिएट या सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन होती है। सम एक्यूट एस्पेक्ट होते हैं डिजीज़ के। क्रोनिक वो डिजीज़ होती है, लेस सीवियर होती है, लॉन्ग टर्म चलती है, कंटिन्यू ड्यूरेशन होता है, लास्टिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पेशेंट में नॉट फुली रिकवर डिजीज़ एंड गेट वर्स ओवर टाइम के हिसाब से वर्स हो सकती है। लाइफ नॉट इमीडिएटली थ्रेटेन्ड बट मे भी ओवर लॉन्ग टर्म सच एज एड्स है, लिवर डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस है, लंग कैंसर है, ये क्रोनिक डिजीज़ है। अब लास्ट हमारा इसका कम टॉपिक है आज की लेक्चर का, वो हेल्थ इंडिकेटर्स थे। हेल्थ इंडिकेटर्स एक्चुअली एक स्टैटिकल क्वांटिटेटिव ये मेजर्स होते हैं जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं कि हेल्थ स्टेटस क्या है किसी इंडिविजुअल का या किसी पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का या किसी कंट्री का। तो दे आर वेरिएबल, दीज आर वेरिएबल्स दे कैन बी यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द हेल्थ, changes the level of health target achievement or indirect or partial measures of complex situation, कि भाई टारगेट जो थे वो अचीव हुए नहीं हुए, हेल्थ इंप्रूव हुई है नहीं, ये उन वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं क्या चेंजेस हुई हैं तो उनको हेल्थ इंडिकेटर। मोस्ट कॉमन जो हेल्थ इंडिकेटर है मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट कितना है, और मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स होते हैं कि भाई डिजीज का रेट कितना है, उसको मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। डिसेबिलिटी रेट, कितने लोग डिसेबल्ड हैं कम्युनिटी में। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर होते हैं, भाई अंडर वेट कितने हैं, या न्यूट्रिशनल जो है ना वो बैलेंस डाइट कितना लोग ले रहे हैं, तो दैट इज न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स होते हैं, यूटिलाइजेशन रेट होता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज कितने यूटिलाइज कर रहे हैं। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स होंगे, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, अब सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर एंड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं। तो ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस, तो ईयर ऑफ लॉस थ्रू दी प्रीमेच्योर डेथ, डेथ विच ऑकर बिफोर द एज टू विच द डाइंग पर्सन कुड हैव एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव 75 ईयर। फॉर एग्जाम्पल प्रीमेच्योर डेथ हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई एवरेज लाइफ 65 ईयर है पाकिस्तान में, अगर तो अगर किसी की 35 ईयर में या 30 ईयर में डेथ हो जाती है तो वो पोटेंशियल लॉस होगा उनका, प्रीमेच्योर डेथ उसको हम कंसीडर करते हैं। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में दो मेजर हैं, एक इंसिडेंस होता है और दूसरा प्रीवलेंस है। इंसिडेंस है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस जो होते हैं उसको हम डिवाइड कर किसी भी पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इंसिडेंस ऑफ टीबी, न्यू स्प्यूटम पॉजिटिव केसेस इन 160 पर पॉपुलेशन पर ईयर के हिसाब से। प्रीवलेंस के टोटल न्यू एंड ओल्ड केसेस कितने हो रहे हैं किसी भी डिजीज के, डिवाइड करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से एट द रिस्क ऑफ हैविंग डिजीज एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इतने टाइम से इतने टाइम तक। जैसे कि प्रीवलेंस ऑफ टीबी पॉजिटिव स्प्यूटम पर ईयर में पॉपुलेशन में टोटल जो ना टीबी के केसेस कितने। अच्छा, प्रीवलेंस फिर दो टाइप्स होते हैं प्रीवलेंस के बिना, एक होता है पॉइंट प्रीवलेंस और सेकेंड वन इज पीरियड प्रीवलेंस। पॉइंट प्रीवलेंस स्पेसिफिक देखते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगस्त 29 को टीबी के टोटल कितने केसेस थे, अगस्त 29 2024 में टीबी के कितने केसेस थे, तो उसको कहते हैं हम पॉइंट प्रीवलेंस। अगर हम बात करें कि जनवरी
2024 से लेकर दिसंबर 2024 इस टोटल ड्यूरेशन में टीबी के कितने केसेस थे? जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24 तक। अब टोटल हम ये कि टोटल कितने केसेस हैं टीबी के, तो दैट इज कॉल्ड पीरियड प्रीवलेंस। हेल्थ इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं कि डेथ रेट, एनुअल डेथ रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो मोस्ट कॉमन जो है ना ये इंडिकेटर्स हैं। इनको एक और लेक्चर में हम डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनके फार्मूलाज होते हैं, याद करना तो बहुत ज़रूरी है, और फिर कैलकुलेट भी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन भी आए। आज का रेफरेंस जो है इस लेक्चर का वो गॉड इज एपिडेमियोलॉजी जो बुक है, वो है एपिडेमियोलॉजी की। मोस्ट कॉमन जो बुक यूज होती है एपिडेमियोलॉजी में